नमस्कार। मरु साहित्य के मंच पर साहित्य यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं क्षितिज शर्मा फिर दोबारा से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। थोड़ा कार्यक्रम को चलाने में थोड़ा सा देरी हो चुकी, इसी के लिए आप सभी से क्षमा याचना कर रहा हूं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज साहित्य यात्रा कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हम लेकर आए हैं लघु कथाकार एवं कवियत्री डॉक्टर रेखा सैनी जी को। डॉक्टर रेखा सैनी जी जयपुर से हैं और वर्तमान में यह विजय सेंट्रल एकेडमी कॉलेज में हिंदी व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं। तो आज के साहित्य यात्रा कार्यक्रम में आप सभी के बीच हम मैम से बातचीत करेंगे और अब तक की उनकी साहित्य यात्रा को जानेंगे। तो जुन तो जुड़ते हैं मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मरु साहित्यिक मंच के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत आभार सर आपका। मैम थोड़ा सा कार्यक्रम को स्टार्ट होने में थोड़ी सी जी। देरी हो चुकी है, इसके लिए क्षमा याचना करता हूँ मैम आपसे। तकनीकी का समय आपका है बहुत सर। ही कीमती कीमती समय निकाल के आपने। तो मैम जी सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपका लेखन की ओर रुझान कब से और कैसे हुआ। सर वैसे तो मैं बचपन से ही लिखने पढ़ने की शौकीन रही हूँ, लेकिन जब मैं जी बीए प्रथम वर्ष में थी तो उस समय हमारे यहाँ फ्रेशर्स पार्टी हुआ करती थी। तो वो फ्रेशर्स पार्टी में हमें कहा गया था कि आप अपने विषय से संबंधित कोई लेख, कोई कविता, कहानी लिख के लाइएगा। तो उस समय मैंने पहली बार अपने हिंदी भाषा पर एक कविता लिखी थी। तब मुझे बड़ा अच्छा सा जी लगा था। तो उसके बाद से मैंने लेखन में रुचि पैदा हो गई और फिर मैं लिखती रही। तो लगातार तब से ही लिख रही हूँ। वैसे समय तो अब जब कोरोना काल है तब ज्यादा जी समय मिला। ये 8-10 महीने का जो समय रहा है इसमें मैंने जी ज्यादा लेखन कार्य किया और जी मैम। अब लगातार लिख ही रही हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपने अपनी साहित्यिक यात्रा में किन किन विधाओं को साहित्य रचना में कर्म किया है मैम। आपको सर कौन सी विधा में कहानियां। सबसे ज्यादा रुचि रही है। सर सबसे ज्यादा मुझे कविताएं लिखना पसंद है, जिसमें कम शब्दों जी में अपनी भावों को, अपनी भावनाओं को, संवेदनाओं को भी व्यक्त किया जा सकता है। जी और उसमें तो हिंदी भी होती है, इसलिए मुझे वो ज्यादा पसंद है। बाकी मैंने लघु कथाएं, कहानियां, शोध आलेख भी लिखे हैं, लेख, दोहे, छंद वगैरह भी मैं लिखती हूँ। लेकिन मुक्तक के रूप में मुझे कविताएं लिखना बहुत पसंद है और जी मेरे मैम। ये विषय रहा ही है। जी सर। आपने जो रचना कर्म किया है उसकी सामाजिक उपादेयता पर आपके क्या विचार हैं मैम। जी सर, मैंने जो ये रचनाएं लिखी हैं वो मुख्य रूप से युवा पीढ़ी को संदेश देने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए या उनको प्रेरणा के रूप में मैंने लिखी है, ताकि वो कुछ सीखें। आज मैं जब कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो जो पहले हम लोग जैसे हुआ करते थे, हमारे गुरु जी के हम शिष्य हैं तो उनकी आदर सम्मान करना और अपने बड़ों की बातें मानना। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो चीजें वहां पर दिखाई नहीं दे रही है। वो संस्कार धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वापस से वो संस्कार पैदा हो, जो युवा पीढ़ी है वो उस तरफ जाए, जो हमारी संस्कृति है उसको आगे बढ़ाए और बड़ों का आदर करना जैसी बातें उसके मन में आए, रिश्तों को अहमियत दे और छोटे बड़ों का सम्मान करें, सभी को एक साथ लेके चले। तो मैं चाहती हूँ कि युवा पीढ़ी एक, कहते हैं ना कि देश का एक नींव होती है, युवा पीढ़ी ही उसका भविष्य जी मैम। निर्माण करती है। तो युवाओं के लिए ही मेरी कहानियों में, कविताओं में संदेश होता है। तो मैंने यही सोचकर ये कविताएं लिखी है कि अगर, क्योंकि सबसे ज्यादा आज के समय में जो लेखन या पाठक के रूप में हम देखें तो युवा पीढ़ी को ही देखें। और उसके बाद में आती है जो बुजुर्गों की, लेकिन वो उनके पास इतना समय भी नहीं होता है। और समय भी अगर होता है तो वो उनकी आंखें जवाब दे चुकी होती है, तो वो ये लोग इतना नहीं कर पाते हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन युवा पीढ़ी के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है
तो मैं चाहती हूँ कि भाई जो समाज के लिए जो समस्याएं हैं समाज में, उनका निराकरण करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाएगी युवा। तो युवाओं के लिए ही ये सभी कहानियों कविताओं में मेरी ओर से संदेश होता है। जी सर। जी मैम, आपने अधिकतर रचनाएं, जो कविता आपकी जो कहानियां हैं, लघु कहानियां से युवाओं को ही देखकर लिखा है कि समाज में युवाओं की क्या स्थिति है, युवा कैसे आगे बढ़ रहा है, युवाओं में क्या कमियां नजर आ रही है। उन सारी जी सर। तमाम मुद्दों को नजर नजर रखते हुए आपने अपनी रचनाओं का क्रम किया, और यही आपकी सामाजिक उपयोगिता पर महत्व को दिखाई दिखाई पड़ता है मैम। जी सर। आपने नरेश मेहता जी के उपन्यासों के मध्यम वर्ग पर आपने काम किया है, तो हाँ जी सर। आपके हिसाब से मध्यम वर्ग को कैसे परिभाषित करेंगे मैम? सर मध्य वर्ग देखिए, आज के संदर्भ में हम बात करें तो हम लोग जो जैसे शिक्षक हैं और हमारे आसपास का जो भी वातावरण है, जिसमें एक तो उच्च वर्ग है, एक निम्न वर्ग है, उसके बीच की जो कड़ी है, जो हम लोग हैं, जो साधारण जी। जनमानस जिसे कहते हैं, वो ही मध्य वर्ग है। जो ना तो एकदम से उच्च वर्ग के समकक्ष जा सकता है और ना ही अपने जी। आप को बिल्कुल निम्न वर्ग में मान सकता है। वो उसकी महत्वाकांक्षा दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। सबसे ज्यादा जो महत्वाकांक्षी वर्ग है वो मध्य वर्ग ही कहा जाएगा, क्योंकि मध्य जी वर्ग मैम। महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ में वो अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण तो कर नहीं पाता, और इसी वजह से वो ना तो वो उच्च वर्ग में शामिल हो सकता है, ना वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर निम्न वर्ग में ही जा सकता है। तो सबसे बड़ी विडंबना उसके लिए यही है कि वो मध्य वर्ग का मध्य वर्ग में ही रह जाता है, और ना वो कुछ कर पाता है। कोशिशें बहुत करता है लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाता, इसी वजह से वो दोनों वर्गों के बीच की कड़ी ही रहती है। तो एक तरह से ये देख लीजिए सर, जो भी ये शिक्षक वर्ग है या ये दुकानदार, छोटे मोटे दुकानदार हैं या व्यापारी हैं, ये लोग हमारी श्रेणी में आते हैं, यानी मध्य वर्ग की श्रेणी में आते हैं। जी। तो हम कह सकते हैं कि मध्य वर्ग बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, इस वजह से वो आगे नहीं प्रगति कर पा रहा है। जी मैम। जी सर। मैम, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपकी कविता बेटा पाने की चाह द्वारा जी आपने समाज को क्या संदेश दिया है? सर, बेटा पाने की चाह एक तरह से एक औरत की मानसिक व्यथा है, कि वो जी। ना चाहते हुए भी, कि उसने कभी, एक माँ ने कभी भी बेटा और बेटी में फर्क नहीं समझा अपनी अंतरात्मा से, लेकिन समाज के कारण समाज में उसे प्रताड़नाएं दी जाती है। एक बेटा तो होना ही चाहिए, वंश को चलाने के लिए एक बेटा तो चाहिए। वो जब घर से बाहर निकलती है तो पास पड़ोस की औरतें भी यही कहती है, और जब वो रिश्तेदारी में कहीं जाती है तो भी उन्हें यही सुनने को मिलता है कि एक बेटा तो होना ही चाहिए। और ऐसी मानसिक जो प्रताड़ना है उसकी वजह से वो व्यथित हो जाती है, और हर वक्त उसके मन में यही आता है कि एक बेटा तो शायद होना चाहिए, सभी लोग ठीक कहते हैं। तो वो धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति उसी ओर घूम जाती है, और वो फिर चाहे बेटी कितनी भी हो जाए, लेकिन बेटा पाने की चाह में फिर वो लगातार गर्भवती होती जाती है, और अंत में एक बार ऐसा क्षण भी आता है उसकी जिंदगी में जी। कि वो ना चाहते हुए भी मृत्यु को कई बार प्राप्त हो जाती है। तो ये स्थिति इतनी खराब हो चुकी होती है उसकी कि बेटा बेटा बेटा, और लास्ट में वो नहीं बच पाती है। तो इस कविता में मैंने यही दिखाया है कि ये जो लोगों की सोच है, ये एक औरत की जी। सोच को बदल रही है, उसकी ममता को परेशान कर रही है, उसके ममत्व को खत्म करती जा रही है। तो जो माँ के लिए जो बेटा बेटी बराबर होने चाहिए, वो भी उसके मन से धीरे धीरे निकलता जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि समाज में वो मानसिकता खत्म होनी चाहिए। इसके लिए सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी को सोचने की बात है, कि अगर यदि वो खुद सोचे, कि वो खुद निर्णय ले कि मुझे बेटा और बेटी में फर्क नहीं करना है, किसी भी प्रकार का कोई लिंग भेद नहीं रखना है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। एक औरत अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाएगी, किसी के लिए जैसे बेटी की चाह में मृत्यु को प्राप्त नहीं होगी। अगर युवा पीढ़ी साथ दे, सोचे, इस पर विचार करे, तो ऐसा संभव है। क्योंकि बुजुर्गों की तो आदत होती है समझाने की, वो तो कहेंगे, जी। लेकिन एक जी मैम। हमारे अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए कि हम अपने आप को स्पष्ट कर सकें, बता सकें कि हम ऐसा, ये बेटा और बेटी बराबर है, इनमें किसी तरह का कोई भेद ना करें। तो अपने आप ही वो व्यथा खत्म हो जाएगी, वो प्रथा ही खत्म हो जाएगी कि वंश
नहीं चलेगा, जो मान्यता है वो खत्म हो जाएगी। जी सर। जी। जी सर। तो आपके अनुसार मैम समाज के अंदर लिंग भेद का जो स्वरूप चल रहा है, जो इसका जो विचार जो मनुष्य के बीच में चल रहा है, इसको लिंग भेद की जो नीति है उसको समाप्त करना ही जरूरी होता है कि हम बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों हमारे लिए, माता पिता के लिए दोनों बराबर रहते हैं। बिल्कुल दोनों ही सही। एक ही समान रूप से, माता पिता एक ही समान रूप से देखते हैं उन्हीं को, कि बेटा हो चाहे बेटी हो हमारे लिए तो एक ही है। तो ये जो विचार है लिंग भेद की जो नीति है मैम, इसको समाज की जो मानसिकता है लिंग भेद की नीति के प्रति, इसको हमें खत्म करना चाहिए। और इसी के हिसाब से हमें लिंग भेद की जो नीति है उसको अधिक से अधिक बढ़ावा देके जन मानसिकता के अंदर में पहुंचाना चाहिए कि हमें लिंग भेद की जो नीति है उसको समाप्त करें। हमारे अंदर मानसिकता के अंदर आधुनिक मानसिकता को लाना बहुत जरूरी हो गया है मैम इस समय के अंदर। जी सर। जी मैम। मैम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपने जी। बेटा और बेटी को लेकर कविताएं और कहानियां लिखी है, तो जी इनके सर। द्वारा बेटा और बेटी के महत्व को कैसे व्यक्त करेंगे मैम, कि आज देखिए के सर, समय में मैं बेटा। जी। जी सर, मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार से बेटी को बेटे से कम ना समझा जाए। जी। मैंने अपनी कहानियों में बहुत जगह दिखाया है कि बेटी नहीं बेटा हो तुम, ये एक मेरी लघु कथा है। उसमें वो बेटी अपने पिता के लिए पिता उसको सहारा नहीं देता, उसकी शादी हो जाती है, ससुराल से उसके पति से उसका तलाक हो जाता है, उसके बाद भी वो आती है अपने पिता के घर और कहती है पिताजी मुझे थोड़ी सहायता की जरूरत है, लेकिन पिताजी अपने बेटे की वजह से, भाई बेटा बहू मना कर देते हैं, तो मना कर जी। देते हैं कि बेटी हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। बेटी चली जाती है और मेहनत करती है और अपना एक मुकाम बनाती है, अपनी कामयाबी हासिल कर लेती है। लेकिन एक बार जब पिता को आवश्यकता पड़ती है, पिता को किसी वजह से कोई उनके ऊपर मुकदमा दायर हो जाता है, बेटा उस समय मना कर देता है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप दूसरों के कामों में क्यों दखल देते हैं। उस समय वो बेटी, जो अब वकील बन चुकी थी, वो आकर अपने पिता को बचाती है, उनका सहयोग करती है, उनकी मदद करती है। तो वो एक तरह से जी। बेटी बेटे का कार्यभार निभाती है, वो एक कर्तव्य पालन करती है, एक अपनी बेटी होने का। ये नहीं दिखाती कि मैं बेटी हूँ इसलिए अब मुझे क्या मतलब है, ऐसा नहीं करती। तो मैं यही दिखाना चाह रही हूँ कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कि बेटी जब अंत में पिता को भी ये महसूस होता है, उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने जब मेरी बेटी को आवश्यकता थी, उसे सहायता चाहिए थी, तो मैंने उसकी मदद नहीं की। लेकिन आज जब मुझे जरूरत पड़ी तो मेरा बेटा मुझसे दूर है लेकिन मेरी बेटी मेरे साथ है, हमेशा साथ खड़ी रहेगी। तब वो कहते हैं कि तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो। तो ये जो बेटी और बेटा का जो भेदभाव है, ये खत्म होना चाहिए। इसलिए ही मैं चाहती हूँ कि इस प्रकार की कहानियां पढ़ी जाएं, लिखी जाएं, ताकि युवा में वो बात आए, लोग इस बात को समझे कि बेटी बेटा में कोई फर्क नहीं है, ताकि समाज में ये जो लिंग भेद है ये समाप्त होगा। और माता पिता को भी चाहिए कि जिस प्रकार से वो बेटे को अपने घर में रखते हैं, बेटी को क्यों नहीं रख सकते। क्यों बेटी का अधिकार नहीं है घर में, माता पिता ने तो दोनों को ही जन्म दिया है, फिर क्यों इस तरह जी। से वो करते हैं। तो ये बात माता पिता को भी समझनी चाहिए। केवल युवा वर्ग ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, इसके पीछे हमारे बुजुर्ग भी हैं, जिन्होंने ये पहले से जो ये रीति रिवाज बना दिए हैं कि बेटा है तो घर का वंशज है, बेटी है तो पराया धन है। तो ये पराये वाली बात है, ये खत्म होनी चाहिए कि उसे भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार है। तो बस मैं इन कहानियों के माध्यम से यही स्पष्ट करने का मैंने प्रयास किया है कि बेटा बेटी दोनों बराबर हैं, उन्हें समान अधिकार दिया जाना चाहिए, और समाज में ये बात जहां तक भी हो सके पहुंचनी चाहिए, आधुनिकता की जो सोच है वो आनी चाहिए। जी सर। जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज के वर्तमान समय में स्त्रियां पुरुषों से लोहा लेती हुई नजर आ रही है। आज स्त्री कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, और पुरुष भी। ये ऐसा नहीं कि मैम कि स्त्री के अपने हिसाब से स्त्री ही पहुंच रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं पुरुषों का बहुत महत्व रहा है, उनका पीछे हाथ रहा है। जैसे कहा जाता है ना कि एक एक सक्सेस पुरुष के पीछे एक महिला का महिला का। हाथ होता है, तो उसी प्रकार एक महिला के पीछे जो सक्सेस की जो हाथ होता है उसका,
वो एक पुरुष का भी होता है। तो दोनों आपकी नजर में मैम दोनों ही बिल्कुल ठीक नहीं। है। और जी। दोनों की सोच में ही बहुत समानता नजर आती है। और समाज को भी ये देखना चाहिए कि लिंग भेद की जो नीति चला रखी है आज वर्तमान हम्म। समय में देख लो, या 18वीं सदी से या 20वीं सदी से 19वीं सदी से देख लो, तो ये लिंग भेद की नीति नीति को मैम हमारी आधुनिक मानसिकता के अनुसार ही हम उसको खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल सर। देखिए जी आज काफी हद तक ये खत्म हो चुकी है। वैसे जैसे आज मैं जहां पर हूँ अपने पति की वजह से हूँ, कि उन्होंने मुझे शादी जी के बाद भी पढ़ने के लिए मेरा सहयोग किया। उसके बाद ही मैंने पीएचडी भी किया है। तो कहीं ना कहीं उनका इसमें हाथ है, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज एक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ। और मैं भी चाहती हूँ कि ऐसी सोच हर पुरुष की होनी चाहिए। जो युवा पीढ़ी है वो इस बात को सोच के चले कि मेरी पत्नी है या मेरी बहन है या जो भी है, वो भी हमारे बराबर चलने की हकदार है। ये ऐसी सोच हर व्यक्ति में होनी चाहिए। जी सर। जी मैम। मैम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जी संवेदना लघु कथा के माध्यम से आपने समाज को क्या संदेश दिया है मैम? सर, संवेदना एक लघु कथा एक लड़की पर ही है। ये भी एक छात्रा है कॉलेज की। जी ये सर सत्य घटना पर आधारित है। ये मेरे ही कॉलेज जी की एक मैम। छात्रा है। उसने मुझे आके बताया कि एक खाली प्लॉट में कुछ कचरा वगैरह डला हुआ था, तो उस पर उसने देखा कि किसी कोई अजीब सी आकृति थी। तो उसके चलते चलते उसका ध्यान गया। वो वहां पहुंची और उसने जैसे ही देखा तो उसमें एक बच्चा था। बहुत छोटा बच्चा था। जी मैम। उसने एक बार तो उसको डर भी लगा, क्योंकि वो भी इतनी बड़ी नहीं है अभी। 17-18 साल के बच्चे में वो बच्चा ही है हमारे। तो उसके जी दिमाग में आया कि किसी ने किस तरह इस बच्चे को यहाँ डाला होगा। उसने उसे उठाने की कोशिश की, पहले इधर उधर देखा, फिर उसने उसे गोद में उठा लिया। तो जैसे ही उसने उठाया वो उस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। उसने फिर आसपास में जाने वाले जो लोग थे उनको बुलाया, उनसे बातचीत की, फिर उस बच्चे को अपने स्थान पे यानी पुलिस अधिकारियों के यहाँ पे सुपुर्द किया। तो मैं ये चाहती हूँ कि जी मैम। उसने एक अच्छे नागरिक होने का एक बहुत अच्छा काम किया था। कि ऐसी सोच हर व्यक्ति की होनी चाहिए कि जो अगर कुछ ऐसा देखे समाज में, अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसे दूर करने का प्रयास करे। उस बच्ची ने जो काम किया था वो तारीफ के काबिल है। मुझे लगा कि अगर कोई और होता उसकी जगह तो शायद देखकर आगे चला जाता, कि कहीं कोई ये सोचेगा कि ये मेरा ही तो नहीं है, या कोई मेरे ऊपर कोई लांछन लगा दे। तो 10 तरह की बातें होती है। लेकिन उस बच्ची के मन में ऐसी कोई बात नहीं आई। उसने उस बच्चे को उठाया और सुपुर्द किया। तो ये बहुत अच्छी बात थी हमारे लिए, कि हमारे समाज के लिए, कि हमारे युवा वर्ग आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में बुराइयों को दूर करना चाहते हैं। हालांकि उस बच्चे को जन्म देने वाली माँ ने तो छोड़ दिया था, वो भी एक लड़की ही होगी। लेकिन ये दूसरी जी जो बच्ची थी, उसने बहुत अच्छा कार्य किया। इसने उस बच्चे को बचाया। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर युवा, हर लड़की या लड़का जो भी हो, उसकी सोच ऐसी हो कि वो समाज में देख कर भी उसे अनदेखा ना करे। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे सही करने का पूरा पूरा प्रयास करे। तो इस ये बेटी बचाओ जैसी जब उसे अंत में पता चला कि ये लड़की है, तो उसे और भी ज्यादा दुख हुआ था कि किसी बेटी को किसी माँ ने किस तरह से यहाँ पर छोड़ा होगा। तो ये बेटी बचाओ जो अभियान चल रहा है उस पर मैंने ये जी लिखी थी कथा। तो इससे यही संदेश मिलता है कि हर व्यक्ति को ऐसी सोच रखनी चाहिए कि बेटी और बेटा बराबर है। इस तरह से किसी बच्चे को फेंकना कचरे के ढेर में बहुत गलत है। और देखिए उसकी किस्मत देखिए, उस बच्ची की किस्मत देखिए। उसका जीवन में मृत्यु नहीं थी, इसीलिए उसे बचा जी लिया गया। ये तो माँ ने तो उसे एकदम से मार ही दिया था अपनी तरफ से। तो ये भी है कि एक नियति है जो एक लक्ष्मी को जाने नहीं देती। जी। जी मैम। मैम अगले सवाल की जी। ओर बढ़ते हैं। हम्म। आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से पुरुष प्रधान समाज के अंदर स्त्री के महत्व को रखा है, तो वर्तमान हम्म। समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है? सर देखिए, स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं। हम ये पूर्व बहुत प्राचीन समय से सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में आज स्त्री को पुरुषों के बराबर दर्जा मिल रहा है?
तो मैं ये चाहती हूँ कि जहां पर भी स्त्रियों की जो हम बात कर रहे हैं, तो स्त्रियों को बढ़ावा मिलना चाहिए, उन्हें किसी भी जगह पर रोका नहीं जाना चाहिए। यदि कोई शादी के बाद भी पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दें, वो आगे बढ़ना चाहती है तो उसे बढ़ने दें, किसी भी तरह का उस पर रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जी। पुरुष कई बार क्या करता है, आज के हम हमारे आसपास के समाज में देखें, तो अगर कोई लड़की नौकरी करना चाहती है, उसकी पत्नी नौकरी करना चाहती है, तो पति मना कर देता है कि आप प्राइवेट जॉब नहीं करो। क्यों, क्या बुराई है प्राइवेट जॉब में? क्या लड़की पर विश्वास नहीं है, अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है? तो ये विश्वास सबसे पहले कायम करना होगा। यदि अगर आप विश्वास रखते हैं उस पर, तो आप उसे एक प्रोत्साहन दे रहे हैं, स्त्री को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। आज हम देखते हैं कि कई क्षेत्रों में स्त्रियां बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थान है जहां आज उसको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। जैसे हम परिवार की ही बात करें, तो बेटी को बेटे से कम आंका जाता है, हर चीज में बेटे से कम आंका जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को बराबरी का हिस्सा। हम ये नहीं कहते कि आप औरत को आगे बढ़ने दो, पुरुष से आगे बढ़ने दो, कोई भी औरत ये नहीं चाहती। हम चाहते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर औरत को जानने का, चलने का जो है भाव उसके मन में है, कि वो चाहती है कि एक पुरुष की बराबरी करके चले। तो वो बात सिद्ध होनी चाहिए। बस इसी को मैं सोचती हूँ कि समाज ऐसा रहे कि स्त्री पुरुष दोनों बराबरी के साथ रहें। और जो कहा जाता है कि दोनों ही एक रथ की धुरी है, कि दो पहिए हैं एक जीवन रूपी रथ के, एक स्त्री और एक पुरुष। ना स्त्री के बिना पुरुष पूर्ण है, ना पुरुष के बिना स्त्री पूर्ण है। तो इस बात को समाज को समझना चाहिए। और जब ये बात सब स्पष्ट हो जाएगी, समाज इस बात को समझ लेगा, तो किसी भी प्रकार से ये जो हम काव्य सृजन कर रहे हैं, ये इस प्रकार से जो संदेश हम दे रहे हैं, इसे हमें बार बार किसी अन्य कवि को या किसी लेखक को देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि ये विश्वास जो पति पत्नी के बीच में होता है, रिश्तों के बीच में होता है, ये बना रहना चाहिए, क्योंकि यही आगे बढ़ने की एक दूरी है। जी मैम। जी सर। मैम अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आपने अपनी अपनापन जो लघु कथा है मैम, उसके माध्यम से समाज में क्या संदेश देने दिया है मैम? सर, इसमें जो युवा पीढ़ी है, उसका बुजुर्गों के प्रति जो व्यवहार बदलता जा रहा है। आज से पहले की हम बात करें, तो हमारे माताजी पिताजी या उनके माताजी पिताजी सब साथ रहा करते थे, एक साथ रहते थे और खुशी से रहते थे। और सभी एक साथ रहकर मिलना जुलना, खाना पीना, बड़ों की आदर करना, उनकी सम्मान करना, उनकी बातों को मानना, ये हमारा एक विशेष उद्देश्य हुआ करता था। लेकिन आज की पीढ़ी अपने स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई है कि उन्हें माता पिता का स्नेह नहीं दिखाई देता। वे उनसे अलग रहना चाहते हैं, अपनी, वो यही कहते हैं कि हम अपनी हमें जो हमारी महत्वाकांक्षा है उन्हें पूर्ण करना है, हमें अपने गोल को प्राप्त करना है, हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है, हमें कामयाबी चाहिए। तो इसलिए वो अपने माता पिता की अवज्ञा करते जाते हैं। और बेचारे जब बूढ़े हो जाते हैं माता पिता, तो उन्हें वो वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देते हैं। क्या, जब जिन माँ बाप ने आपको बचपन से पाला और इतना बड़ा कर दिया, आपको उस पद तक पहुंचा दिया जिसके आप शायद काबिल भी नहीं थे, लेकिन माता पिता ने आपको शिक्षा दीक्षा सब कुछ दी, खान पान का ध्यान रखा, और अंत में जब आपकी जरूरत उनको पड़ी, तो आपने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। मैं ये चाहती हूँ कि युवा वर्ग ऐसा ना करे। उनके जो उनका कर्तव्य था उन्होंने किया, अब आपका कर्तव्य बनता है कि माता पिता की सेवा करें। और वो क्या मांग रहे हैं आपसे? कुछ भी तो नहीं मांगते, वो केवल स्नेह प्रेम मांग रहे हैं आपसे, सहारा मांग रहे हैं। जबकि उन्होंने तो पूरी जिंदगी आपको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ खर्चा किया। अब आपको जब उनके 20 22 25 साल बचे हैं, तब आप उनसे अलग होना चाहते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा किसी की भी मानसिकता ना हो, ऐसा कोई भी युवा ना सोचे। और समाज में जो ये इस तरह की भावनाएं चल रही है, आज ये वृद्धाश्रम जो बढ़ रहे हैं, ये ना बढ़े, कि हर जी। प्रकार से वो ये वृद्धाश्रम की वृद्धि रुक जाए। तो इस जो कविता है, इसमें अपनापन, इसमें मैंने यही दिखाना चाहा है कि वृद्धाश्रम ना बढ़े।
और बुजुर्गों की हम सेवा करें, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें। तो ये भाव हर युवा में आज होने चाहिए। जी मैम, बहुत ही अच्छा सा संदेश दिया मैम अपनापन कहानी के माध्यम से, कि आज के परिवार, वर्तमान के जो परिवार हैं, जॉइंट फैमिली और सिंगल फैमिली के अंदर जो अपनापन जो नजर आता है मैम, उन्होंने बराबर जो कहते हैं ना कि एक तरह से कि आपके अंदर एक श्रद्धा होती है कि माता पिता के प्रति अपना प्यार, जो अपनी जो सेवा करने का जो भाव होता है मैम, वो भाव जी बिल्कुल ही अपनापन कहानी के माध्यम से बिल्कुल आपने कुछ कुछ ऐसी झलकियां प्रस्तुत की कहानी को पढ़कर। हम मुझे ऐसा लगा कि मैम ने बिल्कुल मेरे आंखों के सामने ऐसे चलचित्र चल रहे हैं कि मैम ने बिल्कुल ऐसा ही लिखा है कि आंखों के सामने वो जो वो दृश्य चल यथार्थ रहे हैं मैम। तो आपने, जी मैम, यथार्थ की कहानियां और मैम जीवंत कहानी, लघु कहानियां को आपने लिखा है मैम। जी सर। मैम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सपनों की उड़ान लघु कथा का विचार आपके मन में कहाँ से आया मैम? सर ये मैंने जितनी भी कहानियां लिखी हैं या कविताएं लिखी है, वो वास्तविकता से उनका बहुत बड़ा गहरा संबंध है। ये भी एक कहानी हमारे किसी पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की ही है। वो बचपन से ही उनके साथ में जो व्यवहार होता रहा था, कि उन्हें सब ऐसे कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने अपनी जी काबिलियत साबित की। उन्होंने जो सपने उन्होंने बचपन में देखे थे, उनको उन्होंने पूरा किया। तो वो कहानी मैंने उसी की है, कि जब जी जो इंसान अगर कोई सोच लेता है, अगर उसके हौसले बुलंद है, तो वो कामयाबी जरूर जरूर प्राप्त करेगा। वो उसकी चाहे जितनी भी बाधाएं उसके राहों में आए, लेकिन उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तो ये सपनों में उड़ान उसी की है, उसी पर आधारित है कि एक बार हमने अगर इरादा कर लिया है कुछ पाने का, तो उसके लिए हम पूरी कोशिश करें। इस पर भी मैंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, मोटिवेशन के लिए है कि आपको जो भी है, युवा वर्ग है या कोई भी है जो वास्तव में कुछ पाना चाहता है, तो जी उसे पूरा प्रयास करना चाहिए कामयाबी के लिए, कि वो कामयाबी मिलेगी जरूर। अगर आपने सच्ची लगन है, आपने पूरा प्रयास किया है, मेहनत की है, तो कामयाबी जरूर मिलेगी। तो इस कहानी में यही दिखाया है। जी मैम, बहुत ही खूबसूरत कहानी है सपनों की उड़ान। हर मनुष्य, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके मन के अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमें अपने सपनों की उड़ान को साकार करना चाहिए, हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए जहां हमें जाना चाहिए, हमें उस पद तक पहुंचना चाहिए कि हमारा समाज हमें अच्छी तरह से देखे, हमारे अंदर उनके प्रति हमारे जो नजरिया होता है वो बदलना चाहिए। कभी भी लिंग भेद या ऐसी कुछ जो कहते हैं ना कि अंधविश्वास जैसा कुछ टाइप का जी होता है कि विचार सामने आता है समाज के अंदर, तो वो विचार जो समाजवादियों के जो उनके मन में विचार है उसको खत्म करना ही सही रहेगा मैम आज के वर्तमान समय में। हाँ जी सर, बिल्कुल। मैम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आपकी कहानी गरीब होने का रंज जी हमारे सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करती है मैम। हाँ जी तो सर, इसके बिल्कुल बारे सही। में आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं या जी सर मैं यही देखती हूँ कि जब एक स्त्री, एक ये यहाँ पर भी एक स्त्री की ही बात की गई है, जब एक स्त्री किसी कार्यालय में कार्य करती है, तो जो पुरुष वर्ग है उसे नीचा दिखाने का प्रयास करता है हमेशा। वो अपनी मेहनत के बल पे आगे जी जाती है, लेकिन जो उसके सहकर्मी है वो चाहते हैं कि ये किसी भी तरह से आगे ना बढ़े। तो उसके कार्य में किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई नुस्ख निकालने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह के प्रयास करके वो उसे पीछे धकेलना चाहते हैं, जबकि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं किसी पुरुष को पीछे करके खुद आगे बढ़ूं। हर औरत ये चाहती है कि मैं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूं, लेकिन ये पुरुष वर्ग ही ऐसी कार्यविधि कर देता है या ऐसा कार्य करता है जिससे समाज के समक्ष वो अपनी एक बुरी छवि बना देता है। तो यहाँ पर भी जहां भी कहीं कोई स्त्री आगे बढ़ने का प्रयास करती है, तो वो सहकर्मी उसे पीछे करने का पूरा पूरा प्रयत्न करते हैं। तो इस कहानी में भी यही दिखाया है। एक औरत है
जो बुटीक पर काम करती है और बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत मेहनत करती है, क्योंकि वो बहुत गरीब है तो उसे पैसों की आवश्यकता है। वो पूरी मेहनत करती है, पूरी लगन से काम करती है, लेकिन एक जो उसका सहकर्मी है जो टेलर है, यानी वो उससे अच्छे पद पर है, लेकिन उसे अपने पद जी खोने का एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये महिला इतना अच्छा काम करके और मेरा पद प्राप्त कर ले और मुझसे ज्यादा कमाने लगे, तो वो क्या करता है, उसके कार्य में कुछ इस तरह से कुछ कपड़े वगैरह का जो उनके वहां का, उसमें कुछ हेरा फेरी कर देता है। तो लेकिन फिर भी वो महिला अपने आत्मसम्मान को भी देखती है कि मैं किसी भी प्रकार से किसी की नजरों में गिर ना जाऊं, तो वो पूरा प्रयास करती है, वो किसी भी तरह से करके और पैसों का इंतजाम करके और वो कार्य पूरा करके देती है। और अंत में जब जो संचालिका है, बुटीक की संचालिका, उन्हें जब पता चलता है तो वो उन्हें दुख तो होता है कि टेलर ने ऐसा क्यों किया, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि उस महिला ने जो उनके यहाँ पे कार्यरत है, उसने उनकी जो पूरा बुटीक है उसकी इज्जत भी बचाई और अपना आत्मसम्मान भी बनाए रखा। तो इस प्रकार की जो भावना है हर औरत में होती है, एक जो गरीब है, लेकिन वो फिर अंत में क्या होता है कि वो जो उसकी बुटीक संचालिका है वो उसे टेलर का पद भी देती है और उसका वेतन भी बढ़ाती है। तो इससे यही जी है कि उसे जब वो गरीब थी तो उसका रंज खत्म हो जाता है, उसका वो दुख नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और उसे पद भी मिलता है और वेतन भी, और आत्मसम्मान की वो सच्ची जिसकी सम्मान की जो हकदार थी वो अधिकार भी उसे प्राप्त होता है। तो इसमें यही दिखाया है कि जो औरत आगे बढ़ना चाहती है उसे पूरा पूरा सहयोग करना चाहिए, ना कि इस तरह से कि पिछाड़ने का, उसे पछाड़ने का इस तरह का कोई कार्य करना चाहिए। तो ये समाज के लिए एक संदेश ही है कि यदि आप जी किसी मैम। भी आप कार्यालय में कार्य कर रहे हैं, चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, आप बराबर काम करते हैं, आपको बराबर वेतन मिलना चाहिए। किसी भी तरह से ये जो आप किसी को पीछे करके आगे बढ़ने की जो सोच है कि किसी को धक्का मार के मैं आगे बढ़ जाऊं, तो ये सोच खत्म होनी चाहिए कि आप मेहनत कीजिए। अगर आपको किसी से आगे बढ़ना है तो आप मेहनत कीजिए, आप अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़िए। तो ये स्त्री पुरुष की जो भावना है, ये स्त्री पुरुष की ही भावना नहीं है, इसे आप किसी एक वर्ग की भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा मुख्य जी उद्देश्य है किसी स्त्री और पुरुष के बीच का जो भेद है उसको स्पष्ट करने का। जी मैम, आपकी जो लघु कथा है, इस कथा के अंदर आपने बहुत ही खूबसूरत सा संदेश दिया है समाज के प्रति, कि सामाजिक यथार्थ को आपने एकदम से बिल्कुल सटीक तरीके से प्रस्तुत किया है। तो मैम हम्म, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपने हम्म। कहानी और कविताएं लिखी हैं, तो क्या आप दर्शकों को कविता और कहानियां सुनाना चाहेंगी? हाँ जी सर, मैं एक दो कविताएं सुना देती हूँ। जी जी मैम। सर ये कविता है, ये रिश्तों को लेकर ही लिखी गई है कि जब भी देखिए एक साहित्यकार होता है बहुत संवेदनशील होता है। जब भी जी कभी मैम। दुखी होता है या खुश होता है तो उसे अपने जो सबसे करीब होता है उसकी याद आती है। तो मैं अपनी बड़ी दीदी जो हैं उनको समर्पित करते हुए ये कविता आपको सुनाती हूँ। जी याद तुम आई हो, जब भी पाया तन्हा खुद को, तुम याद आई हो। जब भी हुए फसले खुद से, तुम नजदीक लाई हो। जब हार गई मैं खुद से, कि तुम जीत दिलाने आई हो। तुम जीत दिलाने आई। जब भटक रही थी मझधार में मैं, जब भटक रही थी मझधार में मैं, तब तुम किनारे लाई हो, तब तुम किनारे लाई हो। दिल बेचारा जब भी तड़पा, बस याद तुम ही आई हो, बस याद तुम ही आई हो। कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, लगता है ऐसे कि तुम मेरी ही परछाई हो। बस याद तुम ही आई हो, बस याद तुम ही आई हो। ये मेरी जब भी मुझे कोई परेशानी होती है या कोई उलझन होती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो मैं क्या करूँ, तो मुझे सबसे पहले मेरी बड़ी दीदी याद आती है। तो उनके लिए मेरे ये शब्द तो बहुत कम है, लेकिन ये मेरी भावनाएं जी हैं जिन्हें मैंने अभी करने की कोशिश की है। इसी तरह मैंने एक कविता अपनी सास के प्रति समर्पित करते हुए लिखी है। ये जी मैम। भी मानवीय संवेदना से जुड़ी हुई है, वैसे समाज के लिए एक संदेश भी है। माँ जैसी तुम जी हो जाओ, माँ जैसी तुम हो जाओ, बेटी सा मुझको कर दो ना।
गंगा का निर्मल जल भरकर मुझको पावन कर दो ना। अपने आंचल की छाया में स्नेह रस तुम भर दो ना। माँ जैसी तुम हो जाओ, बेटी सा मुझको कर दो ना। तुम फूलों में खुशबू हो जाओ, तुम फूलों में खुशबू हो जाओ, भंवरा मुझको कर दो ना। माँ जैसी तुम हो जाओ, बेटी सा मुझको कर दो ना। मधुशाला सी तुम हो जाओ, जाम मेरा भी भर दो ना। माँ जैसी तुम हो जाओ, बेटी सा मुझको कर दो ना। बगिया का माली तुम हो जाओ, बगिया का माली तुम हो जाओ, फूलों से झोली मेरी भर दो ना। दीपक की ज्योति तुम हो जाओ, दीपक की ज्योति तुम हो जाओ, तम कलेश सब हर लो ना। माँ जैसी तुम हो जाओ, बेटी सा मुझको कर दो ना। अपने दिल का एक कोना देकर, अपने दिल का एक कोना देकर मुझको भावों में भर लो ना। माँ जैसी तुम हो जाओ, बेटी सा मुझको कर दो ना। खुशियों का तुम सागर हो जाओ, खुशियों का तुम सागर हो जाओ, खाली गागर मेरी भर दो ना। माँ जैसी तुम हो जाओ, बेटी सा मुझको कर दो ना, बेटी सा मुझको कर दो ना। ये एक समाज के लिए संदेश भी है। आज हम सास बहू के बीच में देखते हैं कि वो संबंध नहीं है, कि माँ जैसी नहीं है, बेटी जैसी नहीं है। लेकिन मेरी सास ऐसी नहीं है, पर ये उनको समर्पित है जी। कि मेरे मन में जो भाव हैं, ये समाज के लिए है। एक बहू के मन में जो भाव होते हैं, ये जो संवेदनाएं होती है, वो चाहती है कि उसकी सास उसे माँ की तरह रखे। और वो ये देखती है कि जैसे उन वो अपनी बेटी को प्यार करती है, मुझे भी उतना ही करे। तो ये क्योंकि वो अपनी माँ को छोड़ के आई है, तो उसे एक माँ के रूप में उसकी सास दिखाई देती है। तो वो हमेशा यही चाहेगी कि मेरी सास भी मेरी माँ बनकर रहे मेरे साथ। तो ये भाव उसी की ओर से। एक कविता मैं युवा पीढ़ी के लिए कहती हूँ कि जो जी। युवा पीढ़ी है, उसको बहुत ही समझने की, उसके लिए एक संदेशप्रद ये कविता है। आज हम कहते हैं कि आजाद हो गए हैं, हम आजाद हो गए हैं, लेकिन क्या वास्तव में हमें आजादी मिली है? क्या वास्तव में आज हम देखें तो चारों ओर समाज में जो बुराई फैली हुई है, जो है उसे कैसे खत्म करना चाहिए? क्या वो वास्तविक में जो वास्तव में है स्वतंत्रता वाली बात है क्या? वो उसी को समर्पित मेरी एक कविता है। कहीं कोई भूख से तड़प रहा, किसी की रूह प्यासी है, ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है। किसी के सर पर छत नहीं, किसी के तन पर वस्त्र नहीं, ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है। रिश्तों के बंधन टूट रहे, अपने अपनों को लूट रहे, रिश्तों के बंधन टूट रहे, अपने अपनों को लूट रहे, ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है। माँ की ममता बिलख रही, माँ की ममता बिलख रही, पिता का प्रेम तरस रहा, बेटा उनको बोझ समझकर, बेटा उनको बोझ समझकर वृद्धाश्रम में भटक रहा, ये कैसी आजादी, ये कैसी आजादी। तो आज भी हम इस कविता में देखते हैं कि समाज में जो युवा वर्ग है, सब रिश्तों को तोड़ देता है अपने स्वार्थ के कारण, अपने माता पिता से सबसे दूर हो जाता है, उन्हें वृद्धाश्रम में भेज देता है। क्यों? क्या ये घर उनका नहीं है? जबकि ये घर उन्हीं का है, तुम्हारा तो कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन उस पर अपना आधिपत्य जमाकर और माता पिता को बेघर कर देता है। तो ऐसा ना करे। और जो आप केवल अपने घर की ही बात नहीं है, आप बाहर भी देखिए, समाज में कितने लोग ऐसे हैं जिनके सर पर छत भी नहीं है, जिन्हें कपड़ा भी उनको नसीब नहीं होता। जी तो मैम। उनके बारे में सोचें। तो ये युवाओं के लिए एक संदेश है कि केवल और केवल अपना स्वार्थ सिद्धि की ओर ध्यान ना दे, उन लोगों की भी सोचे जिन्हें वास्तव में आज जरूरत है। तो उनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। जी सर। जी मैम, आपकी बहुत ही खूबसूरत रचना है माँ और युवा। मैम, कार्यक्रम के अंत में आपसे, आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं मैम? सर आवाज नहीं आ रही। हेलो मैम, सवाल दोबारा दोहरा रहा हूँ, कार्यक्रम के अंत में आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर आवाज सुनाई नहीं दे रही। हेलो।
मैम आवाज आ रही है? हाँ जी सर। मैम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कार्यक्रम के अंत में आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे सबसे पहले जागरूक होने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जो हमारे देश के, हमारे पूरे विश्व के जो कर्णधार कहे जाते हैं, उन्हें सजग होने की जरूरत है। ये बहुत एक बड़ी समस्या है कि आज लोग, जो युवा पीढ़ी है, वो सबसे ज्यादा, आप देखें तो, प्रताड़ित अपने आप को कर रही है। कई बार आत्महत्या कर लेती है। तो ये आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्या इतने बिल्कुल इतने कमजोर हो गए हैं? तो युवा पीढ़ी को पहले अपना मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है, प्रोत्साहन की आवश्यकता है, और साथ में समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है, जो उनका कर्तव्य है, उसका निर्वहन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी युवा हैं वो अपने कर्तव्य के बारे में सोचें और बड़ों का आदर करना सीखें। क्योंकि आज क्या करते हैं लोग, ये जो युवा वर्ग है, ये अपने आप को बहुत ज्यादा ये सोचने लगे हैं कि हमें बहुत ज्यादा आता है, हमारे माता पिता को तो कुछ भी नहीं आता। क्योंकि ये तकनीकी के विकास के कारण ऐसा हो, वास्तव में ऐसा है, हम मानते हैं कि विज्ञान, ये तकनीकी ने जो विकास किया है, इसके कारण वो हमसे ज्यादा जानने लगे हैं, या हमारी जो युवा पीढ़ी है अपने आप को ज्यादा समझने लगी है। लेकिन जो संस्कार है वो माता पिता से ही आते हैं। तो उन संस्कारों को ग्रहण ना करके, और जो जिस प्रकार से वो अपना दिखा रही है, कि अपना बड़प्पन दिखा रही है, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका समाधान बहुत जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन ये हमारे जैसे जो साहित्यकार हैं, इनका कर्तव्य बनता है कि इस प्रकार के संदेशप्रद और प्रेरणादायी, मनोबल बढ़ाने वाले काव्य सृजन या साहित्य का सृजन करते रहें, ताकि उन्हें बार बार अपनी ये बात याद आती रहे। वो, क्योंकि पढ़ने वाले सबसे पहले वही हैं, तो वो इस चीज को ध्यान में रखें कि हमें समाज के जी प्रति, मैम। हमारे देश, हमारे जो कर्तव्य है उनका हमें निर्वहन करना है। जी धन्यवाद सर। जी मैम, बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया है मैम आपने दर्शकों को। जी मैम धन्यवाद सर। आप मरु साहित्य मंच पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार है मैम। जी सर, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपको कि आपने मुझे इस मंच जी पर मैम। आमंत्रित किया। मेरे लिए ये एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि आपके मंच पर जी आई, और जो अपने मन की बात है, मैं जो अपने मन में जो कविताओं के माध्यम से मैं व्यक्त करती थी, वो मैंने आपको आज मंच के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की है। जी मैम। तो मैं चाहती कि अगर युवा वर्ग इस कार्यक्रम को देख रहा है, या जो भी कोई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो मेरे जी संदेश पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसी के साथ मैं आपको फिर पुनः धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। इसके लिए हार्दिक आभार। जी मैम। आशा करता हूँ कि डॉक्टर रेखा सैनी जी के उद्गार आप तक सभी तक पहुंच पाए होंगे। और दर्शकों से ये अनुरोध है कि हमारे फेसबुक पेज मरु साहित्य मंच को लाइक करें और फॉलोअर्स बढ़ाते रहें। जय हिंद।